स्टूडेंट्स, आइए अब हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। स्टूडेंट्स, जीपी थॉमसन के द्वारा 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया और उसने सोचा यदि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस सही है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल ड्यूल नेचर को शो करता है, यानी कि पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव भी कर सकता है और पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकता है। जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है और आपको पता है मोमेंटम कितना होता है? P इक्वल्स टू mv। जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाता है और इस मोमेंटा के कारण पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आप मोमेंटा बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी या फिर आप कह सकते हो जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। क्या करोगे? जैसे आप मोमेंटम बढ़ाओगे वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी, राइट, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। उसने ऐसा बताया। स्पष्ट है कि वही कह रहा है, यानी कि डी ब्रोगली कह रहा है कि जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सभी के साथ एक वेव जुड़ी रहती है, राइट, और उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। ठीक इसी प्रकार से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन सभी के साथ एक वेव जुड़ी रहती है और उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। और इस मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो उस पार्टिकल के मोमेंटा पर डिपेंड करती है और उस पार्टिकल के मोमेंटम के अनुसार आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो, को निकाल सकते हो। तो इस मैटर वेव्स के एविडेंस को शो करने के लिए जीपी थॉमसन ने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन के साथ कोई वेव है तो यदि इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर वोल्टेज से एक्साइट किया जाए और यदि इस वोल्टेज के कारण जो मोमेंटम प्राप्त होता है और उस मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, यदि वो एक्स-रेज वेव के वेवलेंथ के इक्वल हुई तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉलीक्रिस्टल मटेरियल से टकराएंगे तो टकराने के साथ उसमें डिफ्रैक्शन होगा। जिस तरीके से एक्स-रे का डिफ्रैक्शन होता है, ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का भी डिफ्रैक्शन होना चाहिए और इस डिफ्रैक्शन के कारण जिस प्रकार से एक्स-रे से लाव वेव पैटर्न मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार के पैटर्न इलेक्ट्रॉन से भी मिलने चाहिए। और उसके बाद में उसने क्या किया? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रिस्टलिन मटेरियल्स पर इंसिडेंट करवाए और उसके बाद में उसने देखा कि स्क्रीन पर वैसे ही पैटर्न मिल रहे थे जिस प्रकार से लावे एक्सपेरिमेंट के दौरान मिलते हैं, यानी कि स्क्रीन पर लावे पैटर्न उसको प्राप्त हुए। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपने लावे पैटर्न्स के बारे में स्टडी किया होगा। आपको पता है कि जब भी आप एक्स रेज को क्रिस्टलिन मटेरियल्स पर गिराते हो तो उसके बाद में जो स्क्रीन है आपकी, उस स्क्रीन पर आपको कुछ चमकीले डॉट्स दिखाई देते हैं और ये जो चमकीले डॉट्स होते हैं ये रैंडमाइज नहीं होते, ये रैंडम नहीं होते, बल्कि इनकी जो पोजीशन होती है वो सिमेट्रिक होती है और इस प्रकार से आपको लावे पैटर्न दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं कि आपको कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं और ये जो ब्राइट स्पॉट्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट बहुत ही सिमेट्रिक होती है और इस पैटर्न को हम बोलते हैं लावे पैटर्न। सेम के सेम पैटर्न आपको यहां पर प्राप्त हुए
इसका मतलब जीपी थॉमसन ने सिद्ध कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है अब वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और इसने एक प्रकार से डिक ब्रोगली के हाइपोथेसिस को भी प्रूफ कर दिया। लेकिन ये जो प्रूफ था ये केवल क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव नहीं था। तो इसका क्वांटिटेटिव प्रूफ दिया था डेविसन और जर्मर ने। इन दोनों ने बेल लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट की खास बात थी कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट करके निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाए, और उसके बाद में ब्रैग के नियम से अब इस एक्सपेरिमेंट की खास बात यह थी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाया, और ये जो एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये आगे जाकर एक निकल क्रिस्टल से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? निकल क्रिस्टल से। और उसके बाद में इस क्रिस्टल से टकराने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस क्रिस्टल के चारों ओर स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डिटेक्शन के लिए एक डिटेक्टर लगाया गया। ये जो डिटेक्टर था ये एक फ्रेम से जुड़ा हुआ था, और इस फ्रेम पर 90 डिग्री तक मूव कर सकता था। यहां से लेकर और यहां तक ये डिटेक्टर मूव कर सकता था। अब क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को 54 वोल्ट से एक्सलेट करवाया। उसके दिमाग में यह था कि जब इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट पर एक्सलेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकल क्रिस्टल के एटम्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगा, और इस प्रकार से उसमें डिफ्रैक्शन हो सकता है। आपको पता ही है स्टूडेंट्स की डिफ्रैक्शन तब होता है जब ऑब्जेक्ट की लेंथ और इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ लगभग इक्वल हो, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस वेव का डिफ्रैक्शन होगा। तो उस डिफ्रैक्शन करने के लिए क्या किया कि इसने इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट से एक्सलेट करवाया, और इस एक्सेलेरेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव्स थी उनकी वेवलेंथ लैम्डा और इस निकल क्रिस्टल के एटम के बीच की वेवलेंथ इक्वल हो गई, और इसके कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है। और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को इस डिटेक्टर की सहायता से अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट से एक्सलेट हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं E=QV। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि जब कोई पार्टिकल किसी वोल्टेज के बीच में एक्सलेट होता है तो पार्टिकल के द्वारा ग्रहण की गई एनर्जी, ग्रहण की गई ऊर्जा, अटेन की गई ऊर्जा W=QV होती है, राइट। और ये जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो QV होता है, और ये जो QV जो किया गया कार्य होगा वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 12mv² QV। E जो है काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, राइट।
तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, mv। तो आप इस फॉर्मूले में V की वैल्यू निकाल के और इस फॉर्मूले में जो आप रखोगे तो आपको मिलेगा P²/2m इक्वल्स टू E। तो P की वैल्यू आ जाएगी √2me। तो ये जो P है बेसिकली ये मोमेंटम को शो करता है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को शो करता है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमको ज्ञात करना है, एनर्जी हमको दे रखी है, कितनी है, QV। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, E, और वोल्टेज कितनी लगा रखी है, 54 वोल्ट, 54 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 54 eV। लेकिन ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अब आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 54 1.6 10 to -10 और ये हो जाएगा आपका जूल। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 -19 होता है। तो इस प्रकार से जब आप P की वैल्यू यहाँ पर रख लोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट होके जूल में हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह मान रहे हो, राइट, आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है अब ड्यूल नेचर को शो करेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट रहेगी और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो आप डी ब्रोगली के फॉर्मूले से ज्ञात कर वो प्लांक कांस्टेंट होता है और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और उसके बाद में आप क्या करोगे, जो P की वैल्यू है, मोमेंटम है, वो आप इस फॉर्मूले की सहायता से यहां पर रख लोगे। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.167 नैनोमीटर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो हमने यहां तक पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन है उसको आप एक्साइट कराओगे तो वो एक मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा, एक वेव की तरह बिहेव करेगा और इस वेव की जो वेवलेंथ है वो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आपने ज्ञात कर दी, लैम्डा इक्वल्स टू 0.167, राइट। और ये जो जितना भी हम कर रहे हैं ये अभी हम डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को मानते हुए कर रहे हैं, राइट। हाइपोथेसिस क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका भी कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं है। इसके बाद में इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये हाइपोथेसिस नहीं रहेगी क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरीके से इस निकल क्रिस्टल के द्वारा डिफ्रैक्ट होते हैं। आइए उसको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखें निकल क्रिस्टल है तो जो क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस से अरेंज होते हैं और फिक्स पैटर्न से अरेंज होते हैं। ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो क्रिस्टल मटेरियल्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस से और फिक्स लैटिस में अरेंज होते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है इनकी फिक्स है, यानी जो पार्टिकल है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके एटम्स हैं वो रैंडमली अरेंज नहीं है, बल्कि क्या है, एक सिमेट्रिकल रूप से एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हैं। इसलिए ये जो मटेरियल है हमारा वो एक क्रिस्टल मटेरियल होगा, ये आप जानते होंगे। एक क्रिस्टल मटेरियल भी कहते हैं उसी को है जिसमें पार्टिकल व्यवस्थित रूप से अरेंज होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और अब क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से या कह सकते हो इन एटम से टकराते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, राइट। आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो जुड़ी हुई वेव है, जैसे ही ये वेव इस एटम से टकराती है
तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। तो ये जो वेव है वो इस एटम से टकराती है और इस डायरेक्शन में निकल जाती है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। और जो दूसरी वेव है वो भी इसी प्रकार से इस एटम से टकराती है और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस प्रकार से जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी वो इस डिटेक्टर के अंदर जाएंगी। बेसिक स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन ही है, राइट, इलेक्ट्रॉन ही है। जो इलेक्ट्रॉन है अब वेव की तरह बिहेव करते हैं। जिस प्रकार से वेव रिफ्लेक्ट होती है, ठीक इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रिफ्लेक्ट होंगे। अब क्या है कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस एटम से रिफ्लेक्ट होते हैं, इस एटम से रिफ्लेक्ट होते हैं, और बाकी के जो पोर्शन है उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिल रहा। अब आपने स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखी होगी और आपने इसके बारे में स्टडी भी किया होगा। तो उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है उसमें क्या करते हैं कि एक मिरर होता है और इस मिरर के ब्राइट या फिर आप कह सकते हो कि जो साइन सरफेस है, राइट, उस साइन सरफेस हम क्या करते हैं कि पास में कुछ लाइंस बना देते हैं कुछ इंचेस में, राइट। ये डिपेंड करता है कि वो जो ग्रेटिंग है उसमें कितनी लाइंस हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं अपने कि जो शाइनी सरफेस है उस पे हम एक दूसरे के पास इस तरीके से लाइन बना देते हैं। और ये जो लाइन होती है ऑब्वियसली बात है कि आप कह सकते हो कि एक डायमंड कटर की सहायता से बनाई जाती है, राइट। और इसकी जो विड्थ होती है, ये जो लाइन होती है, इसकी जो गहराई होती है उसको इतना रखा जाता है कि जो वेव है वो, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आप इस लाइन को खुरच दोगे, स्क्रैच कर दोगे, तो वो जो पार्ट होगा, तो स्टूडेंट्स ये एक शाइनी सरफेस है, यदि आप इस सरफेस को खुरच दोगे यानी स्क्रैच कर दोगे तो वो जो शाइनी सरफेस होगी स्क्रैच हुई वो अब लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। ये स्टूडेंट्स पता होगा आपको कि अपने क्या करते हैं कि डायमंड कटर की सहायता से इसके बीच में लाइंस खींच देते हैं और जो लाइंस होती है एक प्रकार से जो शाइनी सरफेस है उसको स्क्रैच कर देती है और स्क्रैच किए हुए पार्ट से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। केवल जो बीच वाला हिस्सा है जो बिल्कुल पॉलिश्ड है, शाइन है और जो स्क्रैच नहीं है, केवल उससे ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो पार्ट है ये वाला ये मान लेते हैं कि इतना ये स्क्रैच्ड है, राइट, और इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये जो लाइट है वो यहाँ पर इंसिडेंट होगी और इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो लाइट है वो यहाँ पर मिलेगी, इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। इसका मतलब केवल इन दो लाइट्स का ही रिफ्लेक्शन होता है और यदि इस पार्ट में कोई लाइट गिरती भी है तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में, राइट, ये जो दोनों रिफ्लेक्टिव पार्ट्स है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो अब क्या होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बीच में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर नहीं होगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा लेटिस है, राइट, और लेटिस के अंदर जो एटम्स रखे हुए हैं, तो ये जो एटम्स हैं एक प्रकार से, यानी ये जो पूरा अरेंजमेंट है आयंस का, सॉरी, ये जो पूरा अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो एक रिफ्लेक्टिंग टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है, राइट। अब क्या होगा कि जिस प्रकार से रिफ्लेक्टिंग टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये दोनों जो वेव चल रही है इन दोनों में कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस पार्ट पर तो आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपको कोई भी लाइट वेव नहीं मिलेगी और इस कारण से वो जो पार्ट होगा वो ब्लैक होगा, राइट। तो इस प्रकार से इसका डिफ्रैक्शन ब्लैक मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर ब्लैक मिलेगा,
प्रकार से आप देख सकते हो कि जो इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो कहीं कहीं ब्राइट होगा, कहीं कहीं ब्लैक होगा, और इस प्रकार से आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, राइट। अब क्या करते हैं कि इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस डिटेक्टर को मूव कराते हैं। ये जो आपके जो ट्रैक है, ये मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैक पर ये जो हमारा डिटेक्टर है ये मूव कर सकता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो ये जो डिटेक्टर है ये इस ट्रैक पर मूव करता हुआ अलग अलग जगह पर जो इलेक्ट्रॉन्स इस पर पहुंच रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को बताता रहेगा, और उस इंटेंसिटी और एंगल के बीच में यदि आप ग्राफ खींचो, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यदि ये वाला एंगल और इसके डिटेक्टर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में जो भी जानकारी दी गई, जो भी डाटा दिए गए हैं, यदि आप उनके बीचों में यदि आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ एक पोलर ग्राफ आता है, राइट। पोलर ग्राफ ये होता है कि इसमें ये सिंपल एक्स वाई ग्राफ नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं कि इसमें एंगल और इंटेंसिटी, या फिर आप कह सकते हो कि एंगल और रेडियस, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पोलर ग्राफ है और ये यहाँ पर इस डायरेक्शन से एंगल, यानी कि इस एक्सिस से एंगल को शो करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कम इंटेंसिटी मिलती है, राइट। तो जो भी इंटेंसिटी मिलती है, ये जो डिस्टेंस होगी वो इंटेंसिटी को शो करेगी, राइट। जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस होगी, यानी कि जो सेंटर से जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इंटेंसिटी को शो करेगी, राइट। जैसे आप मान लो कोई भी ग्राफ खींच रहे हो, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ खींच रहे हो, तो जो एक क्वांटिटी होगी वो तो एंगल होगी, तो दूसरी क्वांटिटी होगी उसकी जो वैल्यू होगी उसको इस रेडियस के द्वारा शो किया जाएगा, राइट। इसको हम बोलते हैं पोलर ग्राफ। अब क्या है कि ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो इंटेंसिटी को शो करेगा। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये जो डॉट्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डाटा को शो कर रहे हैं, यानी इस डिटेक्टर के द्वारा जो भी इंटेंसिटी मेजर की जा रही है उसको इन डॉट्स के सहायता से दर्शाया हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से पोलर ग्राफ बनाया जाता है। उसमें एंगल होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरी क्वांटिटी होती है उसको हम रेडियस के द्वारा शो करते हैं। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उस क्वांटिटी की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। तो अब देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है, पोलर ग्राफ इसका। जब एंगल कम होता है तब देखो इस पॉइंट की इंटेंसिटी इस रेडियस की जा रही है, राइट। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये, राइट। और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितना, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, मान लो कुछ φ1 है। और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग एंगल के लिए, एंगल φ1, ये φ2, ये φ3, अलग एंगल के लिए और अलग अलग इंटेंसिटी के लिए इस तरीके से पोलर ग्राफ आप खींच सकते हो। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो ग्राफ है वो किस प्रकार का आया था, वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो इस प्रकार से आया है। आप देखोगे कि जो कम एंगल्स हैं वहां पर इंटेंसिटी कम है और उसके बाद में जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और उसके बाद में एक एंगल ऐसा आता है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद में एंगल और बढ़ाने पर इंटेंसिटी गिरनी शुरू हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे हो रही है। देखो ये रेडियस सबसे ये जो डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा है और बाकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट O से इस पॉइंट O से जो डिस्टेंस है अलग अलग पॉइंट्स की वो कम है, लेकिन इस पॉइंट की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इसलिए इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो सबसे ज्यादा है और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल आता है वो आता है 50 डिग्री। कितना आता है, 50 डिग्री। जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी और एंगल का जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है।
अब आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि इस ग्राफ में आपको एक मैक्सिमा मिलता है, राइट। और ये जो मैक्सिमा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 50 डिग्री आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो मैक्सिमा है वो इस एक्सिस से 50 डिग्री एंगल पर आपको प्राप्त होता है। अब जब एंगल कम है तब आपको कोई मेजर मैक्सिमा प्राप्त नहीं होता। अब फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो मैक्सिमा की कंडीशन होती है वो होती है डी साइन थीटा एन लैम्डा। अब देखो ये मान लो हमारी ग्रेटिंग है और ये ग्रेटिंग का स्केच पार्ट है और ये जो है वो ग्रेटिंग का रिफ्लेक्टिव पार्ट है। ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है। लाइट यहां से इंसिडेंट होती है, इस तरफ जाती है, ये लाइट इंसिडेंट होगी यहां पर और इस तरफ जाएगी और उसके बाद में इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब चूंकि जब एंगल बहुत कम है तब कोई भी मैक्सिमा आपको नहीं मिलता और उसके बाद में 50 डिग्री पर आपको केवल और केवल ये मैक्सिमा मिलता है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमा होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर का होगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 आएगी। तो d साइन, अब थीटा क्या है स्टूडेंट्स, ये इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। एंगल कितना है? थीटा है। अच्छा d क्या चीज है? d है स्टूडेंट्स ये जो नॉन रिफ्लेक्टिव पार्ट है उसकी डिस्टेंस d है और लैम्डा, लैम्डा जो इंसिडेंट रेज है स्टूडेंट्स उसकी वेवलेंथ है। अब स्टूडेंट्स d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा ये है फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमा के लिए। आपको पता है कि जो निकल क्रिस्टल है उसके जो लैटिस एटम्स हैं वो भी एक प्रकार से रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पैटर्न प्राप्त होता है, राइट, कहीं कहीं पे आपको ब्राइट स्पॉट प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं पे आपको डार्क स्पॉट्स प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा निकल क्रिस्टल है इसके द्वारा भी जब इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्शन होने के बाद में जब उनका डिफ्रैक्शन होगा, राइट, आप ये कह सकते हो कि जब ये वेव्स, इलेक्ट्रॉन की वेव्स जब इससे, इस मॉलिक्यूल से, ये जो एटम है हमारा, इससे टकराएगी और टकराने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होगी और उसके बाद में जब ये रिफ्लेक्टेड वेव आपस में इंटरफेयर करके कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्टिव और कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी, तो उसके कारण जो हमको पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न और इस रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पैटर्न सेम होगा, राइट। अब यहां से लेकर यहां तक, यानी इन दोनों एटम्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि नॉन रिफ्लेक्टिव पार्ट है, राइट। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी d वो इसके इक्वल होगी और क्या, ये साइन थीटा। यहां पर हम इसके लिए थीटा एंगल मानते हैं, जबकि यहां हमने एंगल क्या माना, फाई। तो ये हमारा d साइन फाई और फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमा के लिए लैम्डा सेम का सेम है। अब इस फॉर्मूले से हम लैम्डा निकालेंगे। अब हमको पता है कि जो निकल क्रिस्टल है उसके एटम्स के बीच की स्पेसिंग होती है 0.215 नैनोमीटर,
और ये जो एंगल है फाई, ये हमको कितना मिला 50 डिग्री। अब हम इन दोनों को फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसके बाद में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नैनोमीटर स्टूडेंट्स, तो ये नैनोमीटर होगा, तो ये हो जाएगा 2.215.76 साइन 50 की वैल्यू, और ये होगा नैनोमीटर में, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.165 नैनोमीटर। आप ये करके देख सकते हो। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो चीजें देखी। ये ऐसा भी कह सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट में आपने दो तरीके से लैम्डा ज्ञात की। पहला तरीका क्या था कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह ट्रीट किया और डिब्रोगली की हाइपोथेसिस का यूज करते हुए आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू कितनी थी 0.167। और उसके बाद में यदि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वेव तरह से इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है, यानी कि यदि जो इलेक्ट्रॉन है ड्यूल नेचर को शो कर रहा है और ड्यूल नेचर को शो करते हुए इलेक्ट्रॉन अब पार्टिकल की जगह वेव नेचर को शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब ये डिफ्रैक्ट होंगे तो ठीक लाइट वेव की तरह ही डिफ्रैक्ट होंगे। और लाइट वेव के लिए जो हम रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो कंडीशन है, राइट, ठीक उसी कंडीशन का इस्तेमाल इस लैटिस के लिए करते हुए हमने इस फॉर्मूले में जब d और साइन फाई की वैल्यू रखी तो हमको जो लैम्डा प्राप्त हुआ उसकी वैल्यू कितनी है 0.165, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो वेव की तरह बिहेव करेंगे तो वेव की तरह डिफ्रैक्ट भी करेंगे, राइट। तो इनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमने स्क्रीन पे लिया और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न और इस रिफ्लेक्शन टाइप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो पैटर्न है दोनों सेम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। यदि बिहेव नहीं करता तो ये दोनों, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम नहीं हो सकता था, राइट। इस प्रकार से जो हमने लैम्डा निकाली थी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज करके, और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से जो लैम्डा निकाली 0.165। आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल हैं, राइट। ये 0.167 है और ये 0.165 है, तो आप देख सकते हो दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स